हाय प्यारे बच्चों, वेलकम टू मैथ विद राजेश। बच्चे का रिक्वेस्ट आया था कि राष्ट्रीय चिन्ह पर कोई एक वीडियो बनाइए। तो आज मैं राष्ट्रीय चिन्ह पर वीडियो लाया हूं और बहुत ही डिटेल, बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन आपके लिए बनेगा और एक ही क्वेश्चन है उससे कई क्वेश्चन आपके कवर होंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, आपको वीडियो पसंद ज़रूर आएगा। पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत के राष्ट्रीय चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह में अगर देखेंगे तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है। अगर हम भारत के राष्ट्रीय ध्वज की बात करेंगे, भारत का राष्ट्रीय ध्वज है क्या? तिरंगा। क्या है? तिरंगा। आप ये देख रहे हैं तिरंगा। तिरंगे में 3 रंग हैं, 3 पट्टियां हैं और ये पट्टियां कितनी हैं? केसरिया रंग है, बीच में सफ़ेद रंग है, फिर क्या है? हरा रंग है और बीच में क्या है? नीले रंग का अशोक चक्र है जिसमें 24 तीलियां होती हैं। और इन पट्टियों का अनुपात, मतलब ये अनुपात कैसा होता है? 3:2 होता है। मतलब ऐसी 3 होती हैं और ऐसी 2 होती है, इसी को 3:2 अनुपात बोला जाता है। तो आइए हम लोग आगे इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। तो दिया है, देखिए आप, यहाँ दिया भी है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में समान अनुपात की 3 क्षैतिज पट्टियां हैं। कितनी पट्टियां हैं? समान, ध्यान रखना है, समान अनुपात में 3 क्षैतिज है। क्षैतिज का मतलब ऐसी रेखा। 3 पट्टियां हैं जिसमें गहरा केसरिया, कौन कौन से रंग होता है तिरंगे में? केसरिया रंग होता है जो ऊपरी वाला भाग होता है। बीच में कौन सा होता है? सफ़ेद होता है और हरा सबसे नीचे होता है बच्चों। अब यहाँ ध्वज की चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है, इसको भी मैंने आपको बताया। अब देखिए ये क्या होता है, सफ़ेद पट्टी में जो बीच वाली पट्टी होती है वो सफ़ेद होती है, उस पर नीले चक्र होते हैं। नीले रंग का क्या होता है? चक्र है, उसको अशोक चक्र कहा जाता है। अब देखिए इसके रंग के कुछ अर्थ भी होते हैं। शीर्ष में गहरा केसरिया रंग को, जो केसरिया है वो किसको, किसका प्रतीक है? वह ताकत का प्रतीक है एंड साहस का। तो देश की साहस और ताकत का प्रतीक क्या होता है? हमारा केसरिया रंग होता है बच्चों। आगे हम देखें बच्चे तो ये सफ़ेद रंग क्या होता है? सफ़ेद रंग जो है शांति और सत्य का प्रतीक होता है। तो सफ़ेद रंग किसका प्रतीक होता है? शांति और सत्य का प्रतीक होता है बच्चे। हरे रंग, हरे रंग किसके प्रतीक होते हैं? शुभ एंड विकास, उर्वरता के प्रतीक होते हैं। शुभ, विकास और उर्वरता के प्रतीक होते हैं बच्चे। आगे हम बढ़े बच्चे तो ये इसके बारे में डिटेल आया है कि अशोक चक्र है क्या। अशोक चक्र जो है वह सारनाथ एक स्तंभ है। अशोक के सारनाथ सिंह स्तंभ पर बने अशोक चक्र, जो सिंह सारनाथ स्तंभ अभिलेख है इनका अशोक का, सारनाथ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो उन्हीं में अशोक चक्र बना है। और इसमें जिसका व्यास जो है, इसका जो व्यास है अशोक चक्र का, वह सफ़ेद पट्टी के चौड़ाई के लगभग बराबर होता है। जैसे ऐसे आप ध्यान रखें, इस पे क्या है, तो इसमें अशोक चक्र जितना इसका व्यास होगा, व्यास मतलब त्रिज्या का दुगुना, इसके बराबर लगभग होता है। और इसमें कितनी तीलियां होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ है। कितनी तीलियां होती हैं? 24 तीलियां होती है बच्चे। आगे की ओर बच्चे हम बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है राष्ट्रीय ध्वज को किसने, इसके प्रारूप को बनाया, किसने ऐसा आकृति दिया? तो ये बहुत ही फेमस व्यक्ति थे, श्री पिंगाली वेंकैया जी। श्री पिंगाली वेंकैया जी ने इसको डिज़ाइन किया था। और भारतीय संविधान में इसको कब अपनाया गया? भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को अपनाया 22 जुलाई 1947 को। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट कर लेना है। और कितनी तीलियां होती हैं? 24, ये भी इंपॉर्टेंट कर लेना है। अब हम राजभाषा की बात करते हैं, राष्ट्रभाषा। ध्यान रखना है, हिंदी जो है कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। देखिए यहाँ लिखा भी है, भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा का मतलब पूरा देश उसी भाषा को बोलता हो, लेकिन भारत में जो संवैधानिक दर्जा मिला है वो 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में जगह दी गई है। मतलब इस भाषा में कोई भी कार्यालय,
में काम कर सकता है, आईएएस को इसी लैंग्वेज से अपना काम चल सकता है और कोई भी पूरे भारत में इस भाषाओं में एग्ज़ाम अपना दे सकता है बच्चे। चलिए अगले को आगे बढ़ते हैं। आधिकारिक भाषा चुनने के लिए स्वतंत्र है। केंद्र सरकार अपने कार्यों के लिए हिंदी अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक भाषा में जगह दी गई है। अब ध्यान देना है यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पर, केंद्र सरकार ना कि राज्य। केंद्र सरकार जो है अपनी आधिकारिक भाषा मतलब राजभाषा, जो राजकाज की भाषा, जितने भी ऑफिशियल वर्क होते हैं वो किस भाषा में, अंग्रेजी भाषा में हो और हिंदी भाषा में, दो भाषा में क्या दिया गया है, इसको जगह दी गई। इसलिए हिंदी को राजभाषा बोला जाता है, ना कि राष्ट्रभाषा। अब आ जाते हैं राष्ट्रीय पक्षी। तो राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर होता है। तो ये बहुत आसान था, ये बच्चों को पता होना चाहिए। इसके बारे में कुछ चीज़ें दिया है। भारतीय मोर, पावों, क्रिस्तातसु, या देखो क्रिस्तातसु भारत का राष्ट्रीय पक्षी एक रंगीन हंस के आकार का पक्षी, पंखे और आकृति की पंखों की कलगी, ठीक है, पंखों की कलगी, आँखों के नीचे सफ़ेद धब्बा, लंबी पतली गर्दन। इस प्रजाति का नर मादा से अधिक रंगीन, जो नर होता है वह मादा से क्या होता है, अधिक रंगीन होता है, जिसका चमकीला नीला सीना, गर्दन क्या होता है, गर्दन और अति मोहक कांस्य हरा 200 लंबे पंखे, कितने पंखे होते हैं मोर में, 200 लंबे पंखे होते हैं, का गुच्छा होता है। मादा भूरे रंग की होती है। नर कैसा होता है, थोड़ा सा चमकीला भी बताया गया, थोड़ा सा छोटा, कैसा होता है नर, छोटा, और इनमें पंखों का गुच्छा नहीं होता है, मतलब नर में पंखों का गुच्छा नहीं होता है। नर का दरबारी नाच पंखों में को घुमाना और पंखों को संवारना सुंदर दृश्य होता है। तो ये तो इसके बारे में है। थोड़ा आप आज देखते हैं राष्ट्रीय पुष्प के बारे में। राष्ट्रीय पुष्प कमल है। इसके बारे में थोड़ा सी जानकारी अगर लेना चाहे तो हम ले सकते हैं। कमल जो है, कमल का जो नाम है निलंबो, देखो ये साइंटिफिक नेम है। साइंटिफिक नेम मतलब साइंस में जो नाम बोले जाते हैं ये है, ठीक है, निलंबो नूसीफेरा गेर्टन, ठीक है, निलंबो नूसीफेरा गेर्टन। अब ध्यान, राष्ट्रीय फूल है या एक पवित्र पुष्प है। इसका प्राचीन भारत की कला गाथाओं में विशेष स्थान है। यह एक अति प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति का मांगलिक प्रतीक है। क्या है, भारतीय संस्कृति का मांगलिक प्रतीक है भाई। ये भारत पेड़ पौधों से भरा है। वर्तमान में उपलब्ध डाटा विभिन्न वनस्पतियों में इसका विश्व में 10वां स्थान, किस स्थान पर आता है, 10वां स्थान। एशिया 4था स्थान, एशिया में भारत किस स्थान पर आता है, 4था। अब तक 70% भूगोलिक क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया है। इनमें भारत के वनस्पति सर्वेक्षण में 47,000 वनस्पतियों की प्रजातियों का वर्णन किया गया है। तो ये कुछ डाटा थे जो आपके राष्ट्रीय पेड़ की हम बात करें तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ जो है बरगद है। क्या नाम है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है, बरगद। देखिए आप ये इमेज में देख रहे हैं, छोटा सा इमेज है, थोड़ा सा हम बड़ा करके कोशिश करते हैं आपको दिखाने के लिए। तो बरगद होता है, क्या होता है, बरगद होता है। चलिए बच्चे इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं हम लोग। ये दिया है, देखिए क्या दिया है, भारतीय बरगद। देखिए भारतीय बरगद का पेड़ फाइकस, इसका नाम क्या है, फाइकस बेंगालेसिस, फाइकस बेंगालेसिस, जिसकी शाखाएं जड़ें एक बड़े हिस्सों में एक नए पेड़ के समान लगे होते हैं। इसकी जड़ें जो है बहुत दूर दूर तक फैली होती है। जड़ों से और अधिक तने और शाखाएं बनती है। तो जड़ों से ही शाखाएं बनती है और ये विशेषता और लंबे जीवन के कारण इस पेड़ को नाश्वर माना जाता है। मतलब ये इसका जीवन काल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। यह भारत की इतिहास और लोक कथाओं का एक क्या है, अविभाज्य अंग है। आज भी बरगद
पेड़ ग्रामीण में जीवन का केंद्र बिंदु बना हुआ है, गांव की परिषद और पेड़ की छाया में बैठक होती है। मतलब जो जैसे पंचायतें होती थी पहले, तो वो कहाँ होती थी, बरगद के पेड़ के नीचे ही होती थी। तो बच्चे इसलिए इसको बनाया गया था राष्ट्रीय राष्ट्रगान। अब इम्पोर्टेंट आ गया राष्ट्रगान। तो राष्ट्रगान क्या है, जनगण मन। जनगण मन की रचना किसने की थी, राष्ट्रगान की रचना किसने की थी, आप बताइए राष्ट्रगान का। तो रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी की फोटो है। किस भाषा में लिखे थे इन्होंने, किस पुस्तक में, गीतांजलि में। किसमें, गीतांजलि में। इनकी जिनके लिए इनको नोबेल भारतीय प्रथम कौन व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, यही व्यक्ति थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को भारत जो है क्या क्या मिला था, इनको नोबेल पुरस्कार विजेता थे। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे, तो आप ध्यान रखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इनके बारे में ज़रूर आप बताइएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर थे। अब देखिए भारत का राष्ट्रगान अनेक अवसरों में बजाया जाता है। राष्ट्रगान के सही संस्करण के बारे में समय समय पर अनुदेश जारी किए जाते हैं। इनमें वे अवसर जिन पर इसे बजाया जाता है और अवसरों पर उचित गौरव पालन करने की राष्ट्रगान में सम्मान देने की आवश्यकता के बारे में बताया जाता है। सामान्य सूचना और मार्गदर्शन में ये सब आपके लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैं उसकी बात करता हूँ। तो यहाँ जाते हैं, स्वर्गीय कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा, वही रविन्द्रनाथ टैगोर ही बोला जाता है, रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा जनगण मन के नाम से प्रख्यात शब्दों और संगीत की रचना भारत राष्ट्रगान है। इसे पढ़ा जाए। देखिए इसमें दिया है पूरा जनगण मन, आप पूरा इसको पढ़ सकते हैं, आपको पता भी होगा, मुझे उम्मीद है यही। हाँ, ये कितने समय में गाया जाता है, यही इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। तो राष्ट्रगान का जो टाइम पीरियड है वो 52 सेकेंड है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए, अब इसको कर देंगे, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट ज़्यादा है मैं उसी चीज़ की बात करूँगा। अब राष्ट्रीय नदी की बात करें, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो राष्ट्रीय नदी क्या है, गंगा है। क्या है, गंगा है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो देखिए गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 है, इसमें 10 दिया है किलोमीटर। ये पर्वतों और घाटियों और मैदानों में 2510 किलोमीटर की दूरी तय करती है। हिमालय की गंगोत्री ग्लेशियर, ध्यान रखना है गंगोत्री ग्लेशियर और जो है रथी नदी के नाम से बर्फ के पहाड़ों से बीच जन्म होता है। इसे आगे चलकर नदियाँ जुड़ती जाती है, जैसे अलकनंदा, यमुना, बहुत सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं। ध्यान रखना है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपका हो गया, भारत का राष्ट्रीय नदी क्या है, गंगा है। जो हमें ज़रूरत है उसको देखिए, इसमें एक चीज़ और आ जाता है जो हमें बताना है। हरिद्वार में उसका दूसरा, फरक्का में और गंगा नदी के में पाई जाने वाली डॉल्फिनिक एक संकटपन्न जंतु है। डॉल्फिनिक को आपको बताएंगे आगे जाकर, राष्ट्रीय जलचर भी है। चलिए बच्चे आगे की ओर देखते हैं। ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे इसके किनारे वाराणसी है, तो क्वेश्चन आ जाता है गंगा वाराणसी किस नदी के किनारे है, तो आप ध्यान रखिए जिसको बनारस बोला जाता है वो गंगा नदी के किनारे है। हरिद्वार किस नदी के किनारे है, तो आप ध्यान रखेंगे ये यहीं पर है। और आप ध्यान रखेंगे बच्चे थोड़ा से, हाँ थोड़ा सा बच्चे ध्यान रखना है आपको कि प्रयागराज भी इसी नदी के किनारे है। नदी बांग्लादेश के सुंदर वन द्वीप में गंगा डेल्टा आकर व्यापक रूप से, गंगा डेल्टा जो डेल्टा है, जो सुंदर वन डेल्टा है, ध्यान रखना ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के मिलने से होता है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। चलिए इतना थोड़ा सा डिटेल और हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। ये राष्ट्रीय चिन्ह आ गया, तो राष्ट्रीय चिन्ह आपको पता होना चाहिए क्या है। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है बच्चे, राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव शब्द है, ध्यान रखना। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक चिन्ह है। तो राष्ट्रीय चिन्ह आएगा तो अशोक चिन्ह आएगा। ये सारनाथ स्तंभ लेख से ही लिया गया है और इसी में लिखा हुआ है एक शब्द, राष्ट्रीय शब्द भी सत्यमेव जयते, इसी में लिखा गया। और इसी से अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें देखिए ध्यान से समझिए, इसमें 3 शेर सामने मुख करके बैठे हैं देखिए, और एक पीछे है।
और यहीं जो दिया गया है देख रहे हैं आप, एक अशोक चक्र है, इसी में 24 तीलियां हैं जो राष्ट्रीय ध्वज में दिया जाता है। और इसी में क्या है, देखिए ये वृषभ, वृषभ मतलब आप ध्यान रखेंगे, वृषभ मतलब यहाँ क्या है, बैल है और घोड़े की आकृति भी बनी हुई है। तो कुछ डिटेल कभी कभी पूछ लेता है बच्चे। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ देखिए हमें राष्ट्रीय अशोक चिन्ह है, जो भारत का राष्ट्रीय राजकीय चिन्ह है, इसको सारनाथ में मिली अशोक लाट से लिया गया है। तो मूल रूप से 4 शेर हैं, कितने शेर हैं, 3 सामने एक पीछे की ओर है, चारों दिशाओं में मुख कर किए हैं, खड़े हैं। और नीचे दिया है एक गोला आधार है, क्या है, एक गोला आधार है जिस पर एक हाथी के दौड़ता हुआ घोड़ा, हाथी के एक दौड़ता हुआ घोड़ा, एक सांड, सांड मतलब वही वृषभ, और सिंह बने हुए, एक गोलाकार आधार खुले उल्टे लटके कमल के रूप में है। तो पर इसके बारे में डिटेल दिया हुआ है। और इसमें कह रहा है हर पशु के बीच में एक धर्म चक्र बना हुआ है जो राष्ट्रीय, इसमें ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। कब इसको अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया। कब अपनाया गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कब अपनाया गया बच्चे, आप ध्यान रखें 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट था मैंने वो बता दिया। भारत का राष्ट्र जलीय जीव क्या है, तो जलीय जीव डॉल्फिन मछली है, मीठे पानी की डॉल्फिन, मीठे पानी की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव स्तनधारी जंतु है। स्तनधारी जंतु ध्यान रखना है, एक जलीय जीव कौन सा है जो स्तनधारी है, वो डॉल्फिन मछली है। ये प्रतीक, ये पवित्र गंगा की शुद्धता है, ध्यान रखेंगे, डॉल्फिन मछली है। इसके बारे में आप ज़्यादा हम नहीं समझते हैं, बस इतना इतना स्किप कर देते हैं, और जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था उसी की हम बात करेंगे बच्चे। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल दिया है। तो राष्ट्रीय प्रतीक हो गया सत्य, इसकी बात हो गई थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चे आगे। ठीक है, हाँ, राष्ट्रीय पंचांग क्या है, राष्ट्रीय पंचांग मतलब कौन सा कैलेंडर हम लोग यूज करते हैं। तो शक शनवत ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट है आपके पास। कौन सा कैलेंडर यूज करते हैं, शक शनवत कैलेंडर पर आधारित है। चैत्र इस मास, इसका मास होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ भी हम लोग हिंदी वाला कैलेंडर भी यूज करते हैं। इसको कब अपनाया गया है, 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें 365 दिन लिखित योजनाओं में अपनाया जाता है। भारत का, ये देखिए आप इसके बारे में देख सकते हैं अच्छे से। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो बाघ है, आप देख रहे हैं ये बाघ है। इसके बारे में ज़्यादा हम लोग नहीं समझते हैं, बस इतना समझिए। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। भारत का राष्ट्रीय गीत, ये आपके इम्पोर्टेंट है, वंदे मातरम गीत। क्या है, वंदे मातरम, क्या है राष्ट्रीय गीत, वंदे मातरम, जिसको लिखने वाले कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी। इनकी एक रचना थी, इनका एक ग्रंथ था जिसका आनंद मठ, उसी में इन्होंने ही इसको लिखा था। किस द्वारा, संस्कृत में रचा गया था। किस भाषा में रचा गया था, संस्कृत भाषा में। स्वतंत्रता की लड़ाई के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। यही राष्ट्रीय गीत स्वतंत्रता की लड़ाई में जो है इनका प्रेरणा का स्रोत बना, और जनगण मन के बराबर है। इसमें 1896 में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहली बार 1896 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन चल रहा था, उसमें इसको गाया गया था। और इसको अपनाया कब गया, राष्ट्रीय गीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को। और उसको कब अपनाया गया था, 22 अप्रैल 1947 को। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं बच्चे। इस गीत को मान्यता प्राप्त की गई, ये आप देख लीजिए इसके पूरे गाने को। राष्ट्रीय फल क्या है, आम है, तो इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, राष्ट्रीय फल आम है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे बच्चे, राष्ट्रीय खेल क्या है, राष्ट्रीय खेल हॉकी है। क्या है, राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ठीक है बच्चे, आगे हम देखेंगे बच्चे। देखिए हॉकी के बारे में कुछ बता देते हैं। इसको, हॉकी को ही राष्ट्रीय खेल, ये जो है ओलंपिक की बात आती है, जब हॉकी इस खेल का राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त नहीं था तो खेल की बात आती थी। भारत हमेशा विजयी पाई। हमारे देश में ओलंपिक स्वर्ण पदकों का उत्कृष्ट रिकॉर्ड है, क्योंकि भारतीय हॉकी का स्वर्णिम युग 1828 से 56 के बीच हुआ था। भारत के एक, देखिए ध्यान रखना है, भारत हॉकी दल में लगातार 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक किए थे। और भारत जो है 1975 विश्व कप को जीतने वाले
के अलावा 2 अन्य पदक रजत और कांस्य जीते थे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने इसके बारे में कुछ दिया गया है, तो ध्यान रखना है। और इसमें मेन खिलाड़ी के थे मेजर ध्यानचंद, ठीक है, आंखों में बस गए थे। और ये 1900 ध्यान रखना है, इनके बारे में जो बताया जाता है कि ये 1992 गोलों में से 100 गोल किए थे इन्होंने, खुद ही अकेले 100 गोल किए थे, सोचिए। इसीलिए इनको इन्हीं के उपलक्ष्य पे 29 अगस्त को जो है हर वर्ष क्या मनाया जाता है, गेम डे या खेल दिवस मनाया जाता है। ये थोड़ा सा आपके लिए नॉलेज था। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चे, ये मुद्रा चिन्ह। तो मुद्रा चिन्ह की अगर बात करें बच्चे, तो मुद्रा चिन्ह कौन सा होता है, रुपया। ये देखिए रुपया क्या है, भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदान प्रदान आर्थिक सबलता की प्रतिबंधित करता है। और ये जो है देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि ध्यान रखना है, जिसका आर और रोमन लिपि आर ये वाला को मिलाकर बना है, जिसमें क्षैतिज रेखा बनी हुई है। क्षैतिज रेखा का मतलब ऐसे, फिर ये आर ऐसे बना हुआ है, देखते हैं ये आर, अब इसको प्रतीक कर दिया गया है। जो रेखा जो राष्ट्रीय ध्वज और बराबर चिन्हों को क्या करता है, प्रतिबिंबित करता है। और ये 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया है। ठीक है बच्चे। हाँ, थोड़ा से आपको एक नॉलेज और दे देते हैं। जो वित्त मंत्रालय हो 1 रुपये तक के नोट को क्या करता है, जारी करता है, मतलब उस पर वित्त मंत्री का सिग्नेचर होता है। और सारे रुपये, 1 रुपये से जितने भी ऊपर के रुपए होते हैं, मुद्रा होती है, उस पर किसका होता है, उस पर गवर्नर का, आरबीआई के गवर्नर का क्या होता है, सिग्नेचर होता है। तो ये था नॉलेज बच्चों। और ध्यान रखना है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है, जलेबी है। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो आपको जनरली पता होंगे, इतने इम्पॉर्टेंट थे जो मैं आपको बता दिया हूँ। थैंक यू। तो आगे का वीडियो ज़रूर आप आएगा, तो इंतजार